प्यारे बच्चों, समय की शुरुआत से पाठ के तहत आज हम औजारों के निर्माण को पढ़ेंगे। औजार सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पत्थरों के औजार बनाए थे और इसके जो साक्ष्य हैं वो अफ्रीका में केन्या के पुरातत्वों से प्राप्त हुए हैं। लगभग 35,000 साल पहले मानव ने फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान जैसे नई किस्म के औजार बनाए। अब शिकार करना थोड़ा आसान हो गया था। दूर से ही भालों से या तीर कमान से शिकार करना संभव हो गया और इससे मानव थोड़ा सुरक्षित भी हो गया। अब मानव ने मांस को साफ करके सुखा कर रखना शुरू कर दिया, जो संकट के समय या आपातकाल में मानव के काम आता था। लगभग 21,000 वर्ष पहले सुई, छेनी जैसे छोटे छोटे औजार बनाए गए। इन औजारों का जो प्रयोग है इंसान ने अब करना शुरू किया। सुई का जो आविष्कार है इससे इंसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए। अब इंसान ने रोएदार खाल को सुई से सिलकर लपेटना शुरू किया, कपड़ों की तरह उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके साथ साथ बच्चों, जो पतले नुकीले औजार बनाए हैं मानव ने, उनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत और लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना आसान हो गया। नक्काशी आप चित्र में देखिए। इस तरह से प्राचीन मानव ने नुकीले औजारों के प्रयोग से लकड़ी के या हड्डियों पर नक्काशी करना अब शुरू कर दिया। औजार निर्माण की प्रक्रिया में एक टॉपिक है पंच ब्लेड तकनीक। यह क्या थी, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता था। नीचे जो चपटी सतह बच जाती थी इसे प्रहार मंच कहा जाता है। इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े से प्रहार किया जाता था और पतले नुकीले धारदार औजार बनाए जाने लगे। अब इन्हीं पतले नुकीले धारदार औजारों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना संभव हो गया। औजारों के निर्माण के बाद भाषा, संप्रेषण और संचार के माध्यम में दो टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा और कला। भाषा, इंसान ने सबसे पहले अपने हाव भावों को, जिसे अंग विक्षेप भी कहते हैं, हाव भाव या हाथों के संचालन से ही अपनी बात दूसरे व्यक्ति को, दूसरे मानव को समझाने की शुरू में कोशिश की होगी। जो उच्चारित भाषा जो आज हम बोल रहे हैं उससे पहले गाने या गुनगुनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तीसरी बात, जो भाषा का जो विकास है उसमें तीसरा चरण था आह्वान या बुलाना। दूसरे इंसान को बुलाने के लिए भाषा की जरूरत पड़ी तो इंसान ने बोलना शुरू किया। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि आह्वान या बुलावे की क्रिया से ही भाषा का विकास हुआ। होमो हैबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसने बोलना शुरू किया। आपको याद रखना है, सबसे पहले जो बोलना शुरू किया है होमो हैबिलस ने, और भाषा का विकास लगभग 20 लाख साल पहले हुआ। अंग विक्षेप या हाथों के संचालन में होमोनिडो ने इसका शुरुआत किया है। आपको याद रखना है, अंग विक्षेप या हाथों का संचालन होमोनिडो ने, जिसे एक भाषा का रूप कहा जा सकता है, की शुरुआत की है। और लास्ट में जो भाषा का जो विकसित रूप है वो होमो हैबिलस ने शुरू की है। भाषा के विकास के साथ साथ एक और चीज जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, कला। कला लगभग 30,000 से 12,000 साल पहले
स्पेन और फ्रांस में गुफाएं मिली हैं, उनमें चित्रकारियां मिली हैं। स्पेन में अल्टामिरा और फ्रांस में लेस्काक्स और शोवे गुफाएं। इन गुफाओं में जानवरों के चित्र मिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो जानवर हैं वो गोरे, घोड़े, हिरण, विशालकाय जानवर, शेर, भालू, तेंदुए, लकड़बग्घे और उल्लुओं के चित्र हैं। हम भाषा के साथ कला को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाषा जितनी सशक्त माध्यमी होती है, कला अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। इन गुफाओं में लगभग जानवरों के ही चित्र मिले हैं। पुरातत्वविद या विद्वान इन गुफाओं में मिले चित्रों पर जितने हमें उत्तर नहीं मिले हैं, उससे ज्यादा प्रश्न खड़े किए गए हैं। जैसे कि जानवरों के ही चित्र क्यों हैं, स्त्रियों में के चित्र नहीं है, इंसान आदमी के ही चित्र क्यों हैं, बच्चे भी नहीं दिखाए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमने अभी तक पीछे भी पढ़ा था कि जो गुफाएं हैं ये इंसान के संगम स्थल थे। इंसान यहाँ पर, मानव यहाँ आकर मिलता था, शिकार की चर्चाएं करता था, शिकार की तकनीकों पर विचार होता था। और एक और बात जो है वो ये कि इन गुफाओं के चित्रों को धार्मिक विश्वासों जैसे रीति रिवाजें, जादू टोना और रस्मों से भी जोड़कर किया गया है। ऐसी रस्में अदा कर की जाती होंगी शिकार करने से पहले, ताकि शिकार करने में मानव को सफलता मिले। और एक और बात कि ये संगम स्थल में जब शिकार पर चर्चाएं होती थी तो मानव ने शायद ये चित्रकारियां अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, जानकारियों के लिए भी छोड़ी होंगी। तो आदिकालीन समाजों का जो अध्ययन हमने किया है, जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं, काफी कुछ अध्ययन विद्वानों ने किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आज के भी शिकारी संग्राहक समाज में वैसी ही समानताएं देखी जा सकती हैं जो होमोनिडों की देखी गई थी, जो तुर्काना झील के पास निवास करते थे और सूखे या सामयिक मौसम में यहाँ आकर रहते थे। आज का जो शिकारी संग्राहक समाज है वो भी लगभग ऐसा ही करता है जैसे अफ्रीका का हादजा जनसमूह। हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ने का ये है बच्चों कि क्या आज के शिकारी संग्राहक समाज की गतिविधियों को देखकर हम पुराने अतीत के मानव का पुनर्निर्माण या उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक मत यही है कि आज के जो मानव के शिकारी संग्राहक समाज के जो आंकड़े और जो तथ्य हैं उससे विश्लेषण करके हम अतीत के मानव के बारे में समझ सकते हैं, उनके बारे में, उनकी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज का जो शिकारी संग्राहक समाज है वो शिकार के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी, आर्थिक गतिविधियों में भी संलग्न है, जैसे खेती करना, व्यापार करना, वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाना, मजदूरी करना। तो आज के मानव को देखकर, शिकारी संग्राहक समाज को देखकर अतीत का पुनर्निर्माण करना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी काफी कुछ समानताएं दोनों समाजों में हैं, जिसके आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीत में शिकारी संग्राहक समाज कैसा रहा होगा। तो ये प्रश्न था हमारा कि क्या शिकारी संग्राहक समाज जो आज विश्व में है उनसे प्राचीन शिकारी संग्राहक समाज को समझने में मदद मिल सकती है। तो मुख्य रूप से सामाजिक जीवन को समझने में मदद मिल सकती है, लेकिन इनका आर्थिक जीवन और इनका राजनीतिक जीवन आज बदल चुका है।
इस चैप्टर में हमने कई टॉपिक्स को समझने की कोशिश की है बच्चों। आप इन्हें ध्यान से सुनिए, विचार कीजिए, पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।